गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 22 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एक यूएस एड के रिगार्डिंग बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठ गया है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ दरअसल में कि आखिर यूएस एड क्या होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूएस एड की, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। दरअसल में जो यूएस एड है ना, ये दुनिया भर में अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स रन करती है। किस तरह के प्रोजेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको फॉरेन सहायता देगी, डेवलपमेंट असिस्टेंस देगी, ताकि जो भी कुछ इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जा पाएं। खासकर इनके जो मेजर मुद्दे रहते हैं वो रहते हैं पॉवर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, गरीबी कम करना, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पैसा देती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के रिगार्डिंग, राइट, कि वहाँ पर जो गवर्नेंस हो डेमोक्रेटिक हो, एंड साथ ही साथ वहाँ पर वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो, राइट, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में और उनका विश्वास एक तरह से बहुत बढ़े। बाकी हेल्थ वगैरह के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, टीबी के लिए काम किया है, सैनिटेशन हो गया। बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर, मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर इनके इस तरह से मिशन रन करते हैं। ठीक है। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते ही हो, प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने कोशिश क्या करी है, उन्होंने कोशिश करी है कि जो फालतू के खर्चे हैं ना वो बंद करे जाए। अब इसी खर्चे के अंदर उन्होंने बात करी कि यूएस एड एक खर्चा करता है, या यूएस एड कहीं ना कहीं $21 मिलियन का पैसा देता है इंडिया को। लगभग ये आपका 183 करोड़ के आसपास बनता है ये जो अमाउंट है। तो इन्होंने ये पैसा कैंसिल कर दिया, और इनका ये कहना था कि ये पैसा इंडिया को जा रहा था फॉर इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। अब ये जो बात थी ना, इनके अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका ये कहना था कि ये जो पैसा दिया जा रहा है इंडिया में वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर दो जो पार्टीज, हमारी मुख्य पार्टी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक दूसरे के साथ काफ़ी भिड़ गई इस मुद्दे के ऊपर। अब बीजेपी ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस शायद चाह रही है कि इंडिया के मामलों के अंदर हस्तक्षेप हो। ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि दरअसल में ना, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो यूएस एड की एक एंटिटी है, उसके बीच में 2012 में एक समझौता हुआ था। अब इनका कहना है कि 2012 के समझौते की वजह से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अलाउ कर दिया कि इस तरह से हस्तक्षेप करें। हालांकि ईसीआई का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपली एक डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग कैसे होती है डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की, उसके रिगार्डिंग ये समझौता था, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। पर अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्जन की, तो उन्होंने ये कह दिया कि पिछले 4 साल के अंदर अगर हम फंडिंग देखें तो बढ़ती ही जा रही है जब से बीजेपी की सरकार है। जैसे अगर हम बात करें यूएस एड ने 2020 में अगर हम बात करें तो 7,198 करोड़ की फंडिंग आई, फिर 8,000 से भी ज्यादा फंडिंग आई 2021 के अंदर, यानी कि ना 22 के अंदर तो ये 19,000 करोड़ से भी क्रॉस कर गई। तो बीजेपी के टाइम के ऊपर ये फंडिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से बीजेपी अलाउ कर रही है कि फॉरेन पार्टीज या फॉरेन प्लेयर्स इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करें। तो ये तो देखो चलती रहती है पॉलिटिक्स, अब पता नहीं है सच क्या है। एंड ऊपर से जो हमारी एक न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये बोल दिया है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप से कुछ गलती हुई है, क्योंकि ऐसा कोई पैसा इंडिया को मिला ही नहीं। ये जो बात करें $21 मिलियन की, ये पैसा दरअसल में बांग्लादेश का था। हो सकता है उनका कुछ क्लैरिकल एरर रहा हो, जिस वजह से बांग्लादेश की जगह उन्होंने इंडिया का नाम ले दिया। तो अलग अलग वर्जन आज के सामने यहाँ पे सामने आ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक तरह से पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट हमारे जो यहाँ पर आपको जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन देखने को मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी डीपली ट्रबलिंग बताया है। एंड डेफिनेटली उन्होंने बात करी है कि हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर इसको देख रही है, उसको रिव्यू कर रही है। एक बार सारी रिव्यू होती है, देखा जाएगा पैसा कहाँ आया, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, तब कहीं ना कहीं वो कमेंट कर पाएंगे। पर ये जो चार्जेस यूएस से लगा रहा है ना भारत के ऊपर, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, एंड अंडरस्टैंड करते हैं कल्याण चालुक्य एरा इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग। दोस्तों, अभी 3 कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, जो कि बिलोंग करती हैं कल्याण चालुक्य एरा को। इसको कई बार कल्याणी चालुक्य भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डिस्कवर करी गई हैं? ये डिस्कवर करी गई हैं कंकाल विलेज इन तेलंगाना के अंदर। क्या है सर इन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शंस के अंदर? देखो, पहली बात तो आप ये समझो, ये 3 इंस्क्रिप्शन मिली है ना, इनका जो टाइम था 1129, 1130 सीई एंड 1132 सीई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के एम्परर थे, सोमेश्वरा थ्री भुलो कामला देव, इनके टाइम की आपको ये तीनों इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं।
अब यहाँ पर पहले इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें बात करी गई है विजेश्वरा टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की। एंड यहाँ पर ना जो आपका एक शिवलिंग होता है उसके कॉन्सिक्रेशन यानी कि एक तरह से उसको पवित्र करने की यहाँ पे बात करी हुई है इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के अंदर। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ना आपको जो ध्यान रखना है 100 मार्टर्स, बेसिकली जो मार्टर्स होता है ये एक लैंड मेजर होता है कि कितना जमीन को नापने का एक तरीका, उसका डोनेशन भी यहाँ पे दिया गया था, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है इस पहली इंस्क्रिप्शन के अंदर। जो दूसरे इंस्क्रिप्शन है वहां पर भी लैंड डोनेशन और कैश डोनेशन की यहाँ पे बात करी गई है इसी पर्टिकुलर टेम्पल के रिगार्डिंग। और जो तीसरा इंस्क्रिप्शन है वो भी डोनेशंस की ही बात करता है विजेश्वरा टेम्पल के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा हम ना इन पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना चालुक्यन डायनेस्टी की, तो आपको तीन अलग अलग चालुक्यन डायनेस्टी देखने को मिल जाएंगी। एक है चालुक्याज ऑफ बादामी, ये 6 से 8 सेंचुरी सीई के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको वेंगी के जो ईस्टर्न चालुक्याज हैं वो 7 से 12 सेंचुरी सीई के बीच में देखने को मिलते हैं। एंड आपके जो वेस्टर्न चालुक्याज है जिनको आज हम स्टडी कर रहे हैं कल्याण चालुक्या, ये आपको 10 से 12 सेंचुरी सीई के बीच में देखने को मिलते हैं, जो कि डिसेंडेंट्स माने जाते हैं किसके, बादामी चालुक्या के ही आपको डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। अब इनके फाउंडर की अगर मैं बात करूं तो उनके फाउंडर थे तेलपा टू, ठीक है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया राष्ट्रकूटा किंग काका 3 या कारक को यहाँ पे डिफीट करके। अब कुछ एक इनकी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिलिट्री विक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल राजा राजा चोला को यहाँ पे डिफीट किया था कल्याण चालुक्या ने। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें गुर्जारा, छेदीस, परमार्स, इनको भी यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया था, इनको कॉन्कर किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डेक्कन का जो पूरा रीजन था 10th और 12th सेंचुरी के बीच में, उसको इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया। इनका जो कैपिटल थी वो आपको प्रेजेंट डे बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कल्याण देखने को मिल जाएगी। बाकी इनके कुछ मेजर किंग्स की अगर हम बात करें ना तो आपको विक्रमादित्य 6 के बारे में पता होना चाहिए। ये सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के। एंड इन्होंने चालुक्या विक्रम एरा का शुरुआत किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें सुमेशरा 1 एंड सुमेशरा 3 के बारे में, तो उन्होंने एक्सपेंड किया अपनी एम्पायर की टेरिटरी को। उस तरह से जयसिम्हा 2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके रूलर देखने को मिल जाएंगे। बट बाद में क्या होता है, बाद में आप नोटिस कर पाओगे जो सबसे पावरफुल रूलर थे ना विक्रमादित्य 6, इनकी डेथ के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं, इंटरनल रेबिलियन देखने को मिल जाते हैं। और चोला के साथ जो लड़ाई होती है उस पर कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न चालुक्याज है वो काफी कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से फिर ये आपका जो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है वो वहां से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो है दरअसल में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। दरअसल दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने लॉन्च से। तो 2015 में इसको लॉन्च हुआ था और अब हम 2025 में आ चुके हैं, तो 10 साल इसने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का पर्पस क्या है? देखो आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये हमारी मिट्टी के अंदर होने चाहिए सही मात्रा के अंदर। एंड ऐसा बताया जाता है कि 4:2:1 सबसे सही मात्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। पर क्योंकि हमारे किसानों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि उनकी मिट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी है, तो कई बार वो एक्सेसिव चीज़ में जैसे यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं। या फिर अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी मिट्टी में किस पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की या अदर न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहीं न कहीं उसको फुलफिल कैसे करेंगे? तो इसी पर्टिकुलर पर्पज़ से ना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च करी गई, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो आपका एक्सेस है सॉइल टेस्ट का वो यहाँ पे करवाया गया, ताकि किसानों को पता लग पाए, टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा मिले, उनको पता लगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर पर्पज से यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यहाँ पे लाई गई थी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत जो जानकारी मिलती है ना किसानों को, वो पता लगती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आइडिया दे देगा। उसके अलावा मिट्टी का पीएच कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। तो ये जब सारा डेटा होगा ना, तो हम जो बात बोलते हैं ना डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, हम वो कर पाएंगे कि कोई फैसला लेना हो ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, नहीं, हमारे पास डेटा होगा। एक तरह से इसको डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, या गवर्नेंस के अंदर आपने इसको एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का नाम भी आपने सुना होगा। तो अगर हम वो चीज़ें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2015 के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। तो इसमें सॉइल सैंपलिंग, टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट करना हर किसान के लिए ये यहाँ पे कोशिश करी गई। पर ध्यान में क्या रखना है कि जब ना 2022-23 के अंदर अगर हम बात करें तो इसको मर्ज कर दिया गया था किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो एक आपकी इस स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, वो दरअसल में इसी का ही अब नया नाम आप यहाँ पे कह सकते हो सॉइल हेल्थ कार्ड का। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी आपको एक कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, आगे हम पढ़ेंगे
एस्पर्जस सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा समझना। इस पर्टिकुलर एस्पर्जस सिंड्रोम आखिर होता क्या है। देखो, मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको ना काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है सामने वाले के साथ बातचीत करने के अंदर। सोशली मतलब काफ़ी ऑकवर्डनेस फ़ील आती है कि यार लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं मैं कैसे बात करूँ? या इस तरह से कुछ मुश्किल आती है। या फिर लेट अस से कोई इसी जगह बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी घबराहट फ़ील होती है। या फिर कई बार होता है ना कि एक पर्सन को मान लो किसी चीज़ के अंदर बहुत-बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसको गाड़ियाँ इतनी पसंद है, वो सारा टाइम गाड़ियों, गाड़ियों, गाड़ियों के बारे में बात करे जा रहा है। या कोई और चीज़ पसंद है तो बस उसके बारे में बात किया जा रहा है। अपनी रूटीन के अंदर उसमें कोई चेंजेस नहीं ला पाता। कोई सामने पर्सन रो रहा है या कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के अंदर या उससे बात करने अंदर काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है? कई बार सेम ही काम हम बार-बार, बार-बार करते रहते हैं या फिर कई बार बिना किसी कारण के हँसते रहते हैं। कभी डर नहीं लगता, कई बार ऐसा भी होता है या फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अकेलापन होता है थोड़ा-सा, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना? सामने वाला वर्ड कोई बोले शट अप, तो सामने वाला बंदा भी शट अप, शट अप, शट अप बोलता रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो सारे अलग-अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं ना, ये दरअसल में एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। ठीक है? ये एक तरह का ऑटिज़्म डिसऑर्डर इसको यहाँ पे बोलते हैं, जो ये इफ़ेक्ट करता है कि एक इंसान बाकी दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट, कैसे बिहेव करता है, कैसे लोगों को समझता है। इसको कई बार ना हम लोग हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म के बारे में भी मतलब इसके नाम से भी जान लेते हैं। और क्या इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे, जो एस्पर्जर सिंड्रोम होते हैं ना, इसके जो सिम्पटम्स हैं, वो काफ़ी जल्दी नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक इंसान के अंदर इमोशनल, कम्युनिकेशन या बिहेवियरल स्किल्स थोड़े-से बदल जाते हैं। कई बार उसको सोशल सिचुएशन समझने में दिक्कत आती है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना दिक्कत फेस होती है, ठीक है ना? और भी अलग-अलग यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, क्लमज़ी इंसान एक थोड़ा-सा फ़ील करता है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के अंदर नॉर्मली हम इसको यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, मेजरली 5 से 9 साल की एज के बीच में, जब डॉक्टर उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि इमोशनल एबिलिटीज़ के बारे में, मूवमेंट स्किल्स के बारे में, तब थोड़ा डायग्नोसिस नॉर्मली यहाँ पे बच्चों के बीच में होता है। अब आप नोटिस कर पाओगे इसके लिए फिज़िकल थेरेपीज़ हैं, ठीक है? डॉक्टर्स हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। स्पीच थेरेपीज़ होती हैं, ताकि आप आराम से अच्छे से बोल पाओ, ठीक है? कुछ आप नोटिस कर पाओगे, कुछ जॉब स्किल्स वगैरह लर्न करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, या आपके परिवार वाले भी थेरेपी की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो आपको मदद करेंगे इस चीज़ से बाहर आने के अंदर। हालाँकि देखो, इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, पर कुछ एक तरह की मेडिकेशंस हैं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, एंटीसाइकोटिक्स हो गया, या कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है, वो यहाँ पर ना एस्पर्जर सिंड्रोम के रिगार्डिंग यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट कर रही है। इसीलिए हमने इंटरनेशनल एस्पर्जर डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हाँ, एस्पर्जर सिंड्रोम्स के बारे में, एंड लोग ज़्यादा इसके बारे में जागरूक हो पाएँ, एंड इसके बारे में इंक्लूसिविटी हम और लेकर आ पाएँ। दैट इज़ द फोकस ऑफ एस्पर्जर्स डे। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं वार्निंग टू ओटीटीज अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले आप लोग जानते हैं ओटीटी का मतलब। ओटीटी क्या होता है? ओटीटी होता है सर ओवर द टॉप। यहाँ पर एक ऐसी मीडिया सर्विस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से आप जैसे कोई अलग-अलग टीवी शोज़, मतलब शोज़ हो गया, है ना? आपके जो मूवीज़ हो गया, कुछ और कंटेंट हो गया, जो आप इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से यहाँ पे देखते हो, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ओटीटी। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है ना, आप लोग भी नोटिस करते होंगे कई बार ना, इन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट होता है, वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल होता है, बहुत ऑफ़ेंसिव होता है कई बार, है ना? तो उसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्सीन कंटेंट, जो कि लोगों के हिसाब से काफ़ी डिसेंसी को यहाँ पे डिसेंसी के अगेंस्ट जाता है। तो इसीलिए ना मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर वार्निंग दी है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को। मैं समझाता हूँ कि क्या मुद्दा क्या है। देखो, अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, आज के समय के ऊपर हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग लॉज़ हैं, जो कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास आईटी एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। उसके माध्यम से जो ऑब्सीन कंटेंट हो गया या पोर्नोग्राफी कंटेंट हो गया, उसका जो पब्लिकेशन है, वो यहाँ पर रोका गया है। इवन आपका जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे इसके अंदर आपके प्रावधान होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो पॉक्सो एक्ट भी आपको पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वहाँ पर भी आप ऑब्सीन कंटेंट इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ना इतने सारी जब चीज़ें हैं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को इम्पोर्टेंट बनता है कि उनको यहाँ पे वो इनके साथ एग्री करें या उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें। इनफैक्ट ना हमारे पास यहाँ पे आईटी रूल्स हैं 2021 के, आईटी रूल्स, इंटरमीडिएट लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। यहाँ पर ना कंटेंट को एज के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना यहाँ पे कंपल्सरी है। यानी कि मान लो कोई ऐसा कंटेंट है जो 18 प्लस वाले ही देख सकते हैं,
तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को इंश्योर ये करना चाहिए कि कोई और बंदा उसको ना देख पाए। वहां पर प्रॉपरली यहाँ पर हमें चीज़ों का प्रावधान करना पड़ेगा कि जो एज के ऊपर वाले लोग हैं वही उस मेच्योर कंटेंट को यहाँ पे देख पाएँ, बाकियों के लिए वो कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड रहे। इनफैक्ट अगर हम बात करें आईटी रूल्स 2021 की ही, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंटेंट क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं एंड इनफैक्ट ना एक 3 टियर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। क्या है ये 3 टियर सिस्टम? देखो जो पहला लेवल है, ठीक है, दिस इज योर लेवल 1। लेवल 1 में क्या होता है? लेवल 1 में मान लो कोई कंप्लेंट है, वो जाती है किसके पास? उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास। मान लो नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ इस तरह से कोई ऑब्सीन कंटेंट है, तो सबसे पहले कंप्लेंट जाएगी नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स के पास क्या होगा? नेटफ्लिक्स ने ना एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया होना चाहिए। ये ग्रीवांस ऑफिसर 15 दिनों के अंदर इस कंप्लेंट को सुनेगा एंड इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमारी सरकार ने प्रावधान बनाया हुआ है। मान लो नेटफ्लिक्स से ये पर्टिकुलर मुद्दा नहीं सुलझता, फिर क्या होगा? फिर ये जाएगा लेवल 2 के पास। लेवल 2 में ना क्या हुआ है, हमने एसआरओ बनाए हुए हैं। एसआरओ क्या होता है? हमारी जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बोल सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि क्या कहीं ना कहीं एथिकली कंप्लाई हुआ है या अपील को हैंडल करना इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मान लो सेकंड लेवल पे भी नहीं होता, फिर हम जाएंगे किसके पास? सर लेवल 3 के पास। लेवल 3 में क्या है? लेवल 3 में हमारी मिनिस्ट्री आ जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फिर मिनिस्ट्री यहाँ पे उसकी इंटर गवर्नमेंट कमेटी है, वो यहाँ पे फाइनली डिसाइड करती है। जो भी अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स होती हैं उनको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। तो यहाँ पर यही बात है कि जो ऑब्सीन कंटेंट है उसको हटाया जाए अगर ऐसा कुछ है, उनका ट्रांसमिशन यहाँ पे रोका जाए एंड एट द सेम टाइम एज बेस्ड कंटेंट हमारे पास प्रॉपर्ली क्लासीफाई होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा पर्सन ना हो जो कि कम एज का इस तरह का कंटेंट आपका व्यू कर रहा हो, वो एक काफ़ी गलत बात हो जाती है, राइट। तो ये अभी वार्निंग यहाँ पे दी गई है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं IALA के बारे में। अब ये क्या है? देखो इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन। अब आप सोचेंगे IALA कैसे नाम पड़ गया? देखो दरअसल में इसका पहले जो नाम था ना वो था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी। तो ये IALA दरअसल में यहाँ से आया है, ठीक है। तो नाम अब बदल गया, पर उसकी जो फुल फॉर्म है मतलब उसकी जो एब्रीवेशन है IALA, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब होता क्या है इसके अंदर? दरअसल में इसको स्टार्ट हुई थी ये 1957 के अंदर एज एन एनजीओ, बट 2024 में जाके एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जब 34 मेंबर स्टेट्स को यहाँ पे रेटिफाई करती हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। देखो आप लोग ये समझते हो कि हमारा जो ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन है, हमें उसको स्टैंडर्डाइज एंड सेफ बनाना है, बिल्कुल। तो ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस कौन सेट करता है? वो IALA करता है। नेविगेशन की एफिशिएंसी के लिए जो भी आपके बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं उनको यहाँ पे देखा जाता है। प्लस एट द सेम टाइम नेविगेशन के अंदर अगर हम बात करें, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व करना है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी काम कौन करता है? IALA ही यहाँ पे हमें काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ना ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए हमें किसके अंदर? मैरीटाइम नेविगेशन के अंदर। अब ये तो काम है IALA का। अब इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो इंडिया को इलेक्ट किया गया है टू द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ IALA इन सिंगापुर। तो ये बात आपको इसलिए न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इंडिया इस पर्टिकुलर काउंसिल मीटिंग को यहाँ पर होस्ट करेगा दिसंबर 2025 के अंदर, एंड फिर आगे जाके IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली को होस्ट करेगा सितंबर 2027 के अंदर इन मुंबई। और फोकस यही है कि यहाँ पर हम मैरीन एड्स जो मदद होती है टू नेविगेशन ग्लोबली, उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ, इंश्योर ये कर पाएँ कि हमारे पास ना मैरीटाइम नेविगेशन बहुत ही एफिशिएंट हो, बहुत ही सेफ हो एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ये काम है IALA का एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको सेंट जर्मेन इले फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और भी एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू DBIM, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो यार सरकार की कोशिश पता क्या है कि देखो सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, सरकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करें जो भी कंटेंट होता है सब जगह के ऊपर, ठीक है, ताकि जो सरकार की ऑनलाइन इमेज है, जो डिजिटल प्रेजेंस है, उसको हम बढ़ा पाएं एंड उसको यूनिफाई एंड कंसिस्टेंट बना पाएं, ठीक है। इनफैक्ट ना हमारा सरकार का एक यहाँ पे इनिशिएटिव भी है gov.in, जिसको हार्मोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल फुटप्रिंट इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत पता क्या कर रहे हैं? हमारी जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गया, वहां पर कंटेंट को सिंप्लीफाई करना। क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे जो लोग हैं ना वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो बहुत आराम से हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनको, जो सरकार की वेबसाइट्स हैं उनको गो थ्रू कर पाएं, जो उनको चाहिए
अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस चाहिए उनको वो डेफिनेटली आराम से एक्सेस कर पाएँ, उनको नेविगेट कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे ना, आइकन्स कैसे हैं, कलर पैलेट्स कैसा है, उससे कहीं न कहीं गवर्नमेंट की जो इंटीग्रिटी है वो भी कहीं न कहीं एनहांस होती हुई देखने को मिल जाती है और जो ब्रांड होता है वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब उसी पर्टिकुलर चीज़ को हेल्प करने में मदद करेगा हमारा डीबीआईएम, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। तो मीटी ने इसको अभी लॉन्च किया है ताकि हम चीज़ों को हार्मोनाइज़ कर पाएँ। इसके माध्यम से क्या होगा, सरकार का जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है वो एक यूनिफ़ाई हो पाएगा और जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसको भी हम यहाँ पे अचीव कर पाएँगे। बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे एक डीबीआईएम आपको टूल किट देखने को मिल जाएगी, कैसे-कैसे इसको हार्मोनाइज़ करना है। फिर आपको यहाँ पर सीएमएस देखने को मिल जाएगा। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ये आपके कंटेंट को वेब के ऊपर क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको पब्लिश करना, उसमें अंदर आपकी मदद करता है। फिर साथ-साथ सीसीपीएस हो गया, सेंट्रल कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम, ये आपका सेंट्रलाइज़्ड कंटेंट गवर्नेंस में है एंड लास्टली सोशल मीडिया कैंपेन गाइडलाइंस, ताकि हम डिजिटल कम्युनिकेशन को काफ़ी स्टैंडर्डाइज़ कर पाएँ एंड लोगों तक जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सही ढंग से डिजिटली पहुँच पाएँ, ये यहाँ पर फोकस है। बाकी जो जीओवी डिन और डॉट इन जो हार्मोनाइज़ेशन की मैं बात कर रहा था, इससे कहीं न कहीं सिटीज़न एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनको एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी एंड डेफिनिटली अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, उसको यहाँ पे उनका डिजिटल एक्सपीरियंस इसके रिगार्डिंग बहुत बेहतर हो पाएगा। ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें अगर हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप इनमें से मुझे बता सकते हो कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ओपेक के बारे में, यहाँ पर कह रहा है इंडिया ओपेक का मेंबर है। बिल्कुल ही गलत है, इंडिया मेंबर नहीं है ओपेक का, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पेरिस कोलैबोरेटिव ऑन ग्रीन बजटिंग, तो ये क्या यूनैप का एक इनिशिएटिव था? नहीं, ये आपका ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी हम्पबैक व्हेल्स की बात करें तो इनका आईयूसीएन बिल्कुल आपका जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न ही है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।